मेरा नाम डॉक्टर मंजीत कौर अरोरा है और मैं श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय में बॉटनी की फैकल्टी हूँ। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और चूँकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं और हम सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करें कि ना करें, पढ़ें कि ना पढ़ें। ऐसे माइंड को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसी के चलते अब हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ डिफरेंट पढ़ें। तो क्योंकि बच्चों जब जो बुक्स में होता है तो वो तो हम साल भर में पढ़ते ही रहते हैं और वो तो लगभग याद हो ही जाता है। अब बुक्स में जो है उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक अगर हमें बिल्कुल अलग से मिल जाएं, अगर हम उनको कुछ अलग से पढ़ लें तो वो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऐसे सेट हो जाते हैं कि उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाए तो वो हम तुरंत से सॉल्व कर सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक प्रिपेयर किया है, स्टोमेटा। और ये टॉपिक ऐसा है बच्चों कि ये आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप बॉटनी से जुड़े रहेंगे या आप साइंस से जुड़े रहेंगे, ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है बच्चों कि ये कंटिन्यूटी में हम देखते आ रहे हैं जो चीज़ें उससे रिलेटेड है। अब ये कैसे है और क्या है, तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्टोमेटा क्या है, क्यों है ना, कितने तरह के स्टोमेटा होते हैं दुनिया में, फिर इनका एक्चुअली फंक्शंस क्या हैं, क्या फ़ंक्शन है इनका, फिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, कैसे ये खुलते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं और कैसे ये अपनी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद जो इनकी मैकेनिज़्म है, जो इनका काम करने का तरीका है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। और फाइनली फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में या हमने इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में क्या सीखा। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आप अपने माइंड में क्लिक कर सकते हैं और उसके आंसर्स आप माइंड में सोच के निकाल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा वो एक्चुअली हमें याद हो गया, समझ में आया कि ना आया। तो सबसे पहले मैं आती हूँ बच्चों डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चारों ओर से पत्तियों से घिरे होते हैं, प्लांट्स से घिरे होते हैं, लीव्स हमारे चारों तरफ होती हैं। हमारे घरों में भी हम प्लांट्स लगाते हैं, हमारे घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी ट्रीज़ और प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पत्तियाँ लगभग हमें देखने को मिलती ही हैं। लेकिन कभी आपने क्या ये सोचा है कि जो पत्ती आप देखते हैं उस पत्ती में और जब आप उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं उस पत्ती में कितना डिफरेंस होता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि हमने पढ़ लिया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है, कैसे हो जाती है पत्तियों में? क्योंकि जब हम नॉर्मली पत्तियां देखते हैं तो वो तो हमें एकदम फ्लैट दिखती हैं, एकदम कोई पत्ती चिकनी होती है, कोई खुरदुरी होती है, अलग अलग तरह की पत्तियां, कोई बड़ी होती है, कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है। लेकिन हर पत्ती फोटोसिंथेसिस करती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि ये पत्तियाँ जब हम इनको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से पोर्स, जिसको कि हम रंध्र बोल सकते हैं, छिद्र बोल सकते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे बच्चों कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं ये कितने छोटे हो सकते, उतने छोटे छोटे पोर्स इसमें पाए जाते हैं और उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। तो यही स्टोमेटा हैं जो किसके लिए ज़िम्मेदार हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा जब हम पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस समय हम ये चीज़ पे आते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पत्ती का, तो पत्ती जो है बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है ना। तो पत्ती का जो सबसे ऊपर का बाहरी लेयर होती है बच्चों, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर एक्चुअली स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ और बताना है मुझे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि पत्तियाँ जो हैं, सिर्फ पत्तियाँ ही नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनका हर एक पोर्शन फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अगर हर एक पोर्शन फोटोसिंथेसिस करता है तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसका मतलब तो ये हुआ मैडम कि जितने सारे प्लांट्स हैं उनके हर पोर्शन पे स्टोमेटा पाए जाते होंगे। बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा जो हैं वो स्टेम पे भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो हैं वो
पतली पतली जो स्टेम्स होती हैं लीव्स के बीच में, उनमें भी पाए जाते हैं बच्चों। लेकिन उनमें पाए जाने वाले स्टोमेटा और पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा की काउंटिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा पत्तियां ही करती हैं, इसीलिए उनमें स्टोमेटा ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और स्टेम्स और जितनी भी सारी आपकी जो स्टेम पतली वाली स्टेम्स हैं या अदर पार्ट्स हैं जो आपके, जो कि सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें स्टोमेटा जो है वो कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्टोमेटा कितने तरह के होते हैं, है ना। तो बच्चों स्टोमेटा जो हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोमेटा 6 टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ तो कौन कौन से तरह के स्टोमेटा होते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टोमेटा अगर मैं बात करती हूँ तो वो होता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। ठीक है बच्चों। अब एनोमोसाइटिक स्टोमेटा का मतलब क्या है, ये इर्रेगुलर सेल्ड है। इर्रेगुलर सेल मतलब इनके अंदर जो सेल्स हैं ना बच्चों, उन सेल्स का कोई भी साइज़, शेप, किसी भी तरह का क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। अगर वो फिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये पूरे के पूरे जितने भी सारे सेल्स से सराउंडेड हैं, उन सारे सेल्स का कोई साइज़ शेप फिक्स नहीं होता, इसलिए स्टोमेटा का कोई साइज़ शेप फिक्स नहीं होता, और ये पूरी तरीके से एपिडर्मल सेल्स के अंदर घिरे हुए रहते हैं। चलिए अब हम सेकेंड टाइप के स्टोमेटा की बात करते हैं, जिनको हम कहते हैं एनआइसोसाइटिक स्टोमेटा या फिर अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। अब जहाँ हमने इरेगुलर की बात की तो वहाँ इरेगुलर शेप एंड साइज़ हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। तो ये इक्वल क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जिन एपिडर्मल सेल से घिरे हुए रहते हैं या सब्सिडरी सेल से घिरे हुए रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो स्मॉल होंगे या फिर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। मतलब उनका कुछ भी इक्वल साइज़ नहीं होता, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई आड़ा, कोई तिरछा, ऐसे शेप के वो हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ पेरिसाइटिक यानी कि पैरेलल सेल्ड की, तो ये वाले स्टोमेटा कैसे हैं, ये सराउंडेड होते हैं 2 सब्सिडरी सेल्स से। ठीक है। जो कि कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम डाइसाइटिक यानी कि क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसे वाले स्टोमेटा जो कि सब्सिडरी सेल्स के पेयर्स से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है। एक नहीं, 2 पेयर के सब्सिडरी सेल्स से सराउंडेड रहते हैं, उनको हम कहते हैं डाइसाइटिक स्टोमेटा। फिर आगे हम बात करते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा की। तो एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा क्या है, वो वाले स्टोमेटा जो कंटिन्यूसली सराउंडेड रहते हैं सब्सिडरी सेल्स से। अब कंटिन्यूसली सराउंडेड है मतलब सब्सिडरी सेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो 4 हो सकते हैं। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होते। और अगर मैं बात करती हूँ साइक्लोसाइटिक स्टोमेटा की बच्चों, तो ये क्या है, ये भी कंटिन्यूसली सराउंडेड रहते हैं सब्सिडरी सेल्स से, लेकिन होगा क्या, इनकी कंडीशंस क्या होंगी बच्चों, इनकी कंडीशंस ये होगी कि जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि इसके ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया एक्टिनोसाइटिक, उसमें केवल फिक्स 4 होते हैं, इसमें 4 नहीं होते, 4 से ज़्यादा होते, इसलिए वो एक रिंग का शेप बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा बच्चों, है ना। देखिए फर्स्ट वाला जब हम बात कर रहे थे एनोमोसाइटिक की, एनोमोसाइटिक में देखिए स्टोमेटा कैसे घिरे हुए हैं, उनके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर अगर मैं बात कर रही हूँ सेकंड वाले की एनआइसोसाइटिक की, तो एनआइसोसाइटिक देखिए किस तरह से घिरे हुए हैं। अगर मैं आगे बात कर रही हूँ पैरासाइटिक की, तो इस तरीके से जब हम डायग्राम देख रहे हैं डाइएंथस में देखिए स्टोमेटा कैसे घिरे हैं, बिल्कुल सेल्स सब पैरेलल में है। यहाँ पर अगर मैं एक्टिनोसाइटिक की बात कर रही हूँ तो वो कैसे पूरे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को देख के उनके टाइप्स को समझ सकते हैं। चलिए अब जबकि हम स्टोमेटा क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम देख लें कि एक्चुअली स्टोमेटा है क्या और क्यों हैं, है ना। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, तो इनके जो मेन फंक्शंस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या करेंगे, गैस को ले लेंगे, गैस को छोड़ देंगे, है ना। तो अब गैस को ले लेंगे और छोड़ देंगे कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। आपको पता ही है कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं वो ले लेते हैं और क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम ले लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्टोमेटा को करना ही होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जिंदा रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं,
तो अब देखो बच्चों, क्योंकि छेद हैं, ये तो छोटे छोटे पोर्स हैं, है ना। तो पोर्स हैं तो ये सिर्फ गैसेस को ही तो लेने का काम नहीं करेंगे। ऐसा तो कहीं नहीं हो जाएगा कि बस जो छेद है वो सीधे गैस को अंदर आने देगा और कोई चीज़ अंदर नहीं आ पाएगी, या सिर्फ गैस को ही बाहर निकलने देगा और कोई चीज़ नहीं निकल पाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जब आप देखते हैं बारिश होती है या जब बहुत ठंड पड़ती है, बहुत सारी बूंदें जम जाती हैं बारिश पे प्लांट्स के ऊपर, है ना। अब रात में क्या होता है, पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं। जब बहुत एक्सेस में पानी हो जाता है प्लांट्स के अंदर तो वो बाहर निकलता है। तो वो कैसे निकलेगा, तो इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वाली भी होती है। और उसमें क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो वाली प्रोसेस के थ्रू एक्सेस पानी जो है वो इनके अंदर से भी निकलता है। ठीक है। अगर वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा, तो इनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है बच्चों, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर के बैलेंस पे डिपेंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है इनका रोल वो ये है कि ये दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। और उस कंडीशन में क्यों, क्योंकि उसी कंडीशन में इनको खुलना होता है दिन के समय में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस करना होता है। चलिए, इतना होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है ना बच्चों। स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम थोड़ा सा इसका एक स्लाइड आगे जाके हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो आप ये डायग्राम देखिए, फिर हम पीछे आएंगे। स्ट्रक्चर जो है वो आप देखिए, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे अंदर आप देखेंगे अगर, तो सबसे अंदर एक स्टोमेटल पोर है, जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि एक छेद होता है पत्ती के ऊपर। तो आपको दिखा एक छेद, स्टोमेटल पोर, बिल्कुल। अब इस स्टोमेटल पोर को देखिए कौन घेरे हुए है, तो ये सब्सिडरी सेल्स हैं बच्चों। ये सब्सिडरी सेल्स ही हैं एक्चुअली, जो क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हिलते हैं, सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं। इन सब्सिडरी सेल्स, इन गार्ड सेल्स की वजह से ये पूरे के पूरे क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं गार्ड सेल्स, और क्या होता है, खुल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैसे होगा, तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं उस समय ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से खुलते हैं तो वो छेद बड़ा हो जाता है और पोर ओपन हो जाता है। ठीक है। अब सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो प्रेशर डालते हैं गार्ड सेल्स पे, और जब वो प्रेशर डालते हैं गार्ड सेल्स पे तो गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं तो वो जो हैं वो छेद जो आप जिसकी हम बात कर रहे थे वो पोर्स भी बंद हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से एक बार समझ लीजिए। अंदर स्टोमेटल पोर है, उसको घेरे हुए गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स मतलब दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। ये किससे खुलता है और बंद होता है, तो ये कैसे खुलता है और बंद होता है बच्चों, तो ये प्रेशर से, किसके प्रेशर से, सब्सिडरी सेल्स के प्रेशर से खुलता और बंद होता है। और ऊपर की तरफ जिसमें मैंने आपसे कहा कि इनके सबसे बाहर की लेयर जो है वो एपिडर्मल सेल्स की होती है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टोमेटा कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में टोटल नंबर ऑफ़ स्टोमेटा, मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें लिखे हैं। टोटल काउंटिंग जो प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग टोटल काउंटिंग आती है बच्चों, वो मैंने इसमें लिखी है। आप देखिए स्टोमेटा कैसे हैं। तो मोनोकॉट्स जो हैं, मोनोकॉटिलिडन्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी वीट हो गई, बार्ली हो गई, ओनियन हो गया, इसमें ऊपर की सरफेस जो है उसमें 50, 70, देखिए किस तरीके से नंबरिंग होती है। अगर वीट में अपर सरफेस पे 50 है तो लोअर सरफेस पे 40 होंगे। ठीक है। बार्ली में अपर सरफेस पे 70 है तो लोअर सरफेस पे 85 होंगे। अनियन में 175 है ऊपर, तो नीचे भी 175 होता है। से डाइकॉटिलिडन की अगर मैं बात करती हूँ तो सनफ्लावर की बात कर लूँ तो 120 ऊपर होते हैं, 175 नीचे होते हैं। अल्फ़ा की बात करूँ तो 169 ऊपर होते हैं, 188 नीचे होते हैं। जेरेनियम की बात करूँ तो 29 ऊपर होते हैं और 179 नीचे होते हैं। तो आप इस चार्ट को देख के ये समझ पा रहे होंगे बच्चों कि किस तरीके से स्टोमेटा में चेंजेस होते हैं। स्टोमेटा की नंबरिंग काउंटिंग जो होती है उसमें चेंजेस होते हैं। चलिए, अब अभी मैंने आपसे डिस्कशन कर ही लिया है। वैसे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, एक बार हम इस डायग्राम को देखो बच्चों। जब आप इस डायग्राम को देख पाएंगे, अच्छे से देखिए, तो आपको एकदम क्लियर होगा कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाहती हूँ आपको। तो देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है ना। इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहला जो डायग्राम है उसको मैंने बताया है कि स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। ओपन कैसे हो रहे हैं, तो वही हो रहा है कि बाहर के जितने भी सब्सिडरी सेल्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर डालने से क्या हो रहा है कि गार्ड सेल्स जो हैं वो प्रेशर से
ओपन हो रहे हैं, ओपन होने से वो जो पोर्स हैं वो खुल रहे हैं, खुलने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ना, जब लाइट नहीं होती, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उस समय क्या होता है बच्चों कि ये सारे के सारे सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो एकदम से क्या करते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं और एकदम से अलग टाइप का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर के जो गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और बंद होने की वजह से जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। चलिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं, किसी न किसी पे इफ़ेक्ट तो आता ही है। कोई भी प्रोसेस जो होती है उस पे एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आज हम पे एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम सब लोग लॉकडाउन हो गए हैं, है ना। ऐसे ही अब क्या होगा कि जब प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, तो कौन सी चीज़ें कैसा इफ़ेक्ट डालती हैं स्टोमेटा के ऊपर, स्टोमेटा की मैकेनिज़्म पे। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो लाइट है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि लाइट का तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइट की वजह से होती है बच्चों, सनरेज़ की वजह से। तो लाइट का इफेक्ट होता है। अगर लाइट अच्छी होती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। अगर फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो रही है। अगर वाटर कंटेंट है एपिडर्मल सेल्स पे, सेकेंड में बात कर रही हूँ वाटर कंटेंट की, तो अगर वाटर कंटेंट है तो वो कैसे होगा, अगर वाटर लेवल अच्छा होगा तो टर्गर फिनोमिनन अच्छा होगा, तो गार्ड सेल्स जो हैं उनको वाटर की बहुत अच्छी क्वांटिटी अगर मिलती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होती है, अदरवाइज़ वो भी रुक जाता है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली है कि टेम्परेचर जो है, जितना इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर उतना ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या फास्फोरस की या पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट कैसे होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गई कैसे होती है, किस किस का इफ़ेक्ट आया और क्या हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्टोमेटल मूवमेंट कैसे होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट की, तो क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो पूरा दिन खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है बच्चों। सेकेंड में बात कर रही थी स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट की। उसमें क्या होता है, पूरा दिन अगर मान लीजिए स्टोमेटा बंद है, ठीक है, जबकि उनको खुलना चाहिए था, बंद है, और रात के समय अगर खुलते हैं तो उस मूवमेंट को कहते हैं स्कोटो एक्टिव मूवमेंट। फिर अगर मैं बात करूं हाइड्रो एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट की, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर लॉस एक्सेस में हो जाए वाटर का, कहाँ से, एपिडर्मल सेल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटा जो खुले हुए थे उनको एकदम से बंद होना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो होगा हाइड्रो एक्टिव स्टोमेटा। फिर अगर मैं बात करती हूँ ऑटोनॉमस मूवमेंट की, तो ऑटोनॉमस मूवमेंट क्या होता है, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, और क्लोज होते हैं। हर 10-15 मिनट में ओपन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑटोनॉमस मूवमेंट। और अगर मैं लास्ट में बात करती हूँ पैसिव और एक्टिव स्टोमेटल मूवमेंट की, तो क्या होता है, तो पैसिव ओपनिंग जो है एक्टिवली अगर होती है और क्लोज तो उसको हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट, और क्लोजिंग अगर एक्टिवली होती तो उसको कहते हैं पैसिव मूवमेंट। इस तरीके से जो है ये टाइप्स ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट की हमने बात करी। तो अगर मैं अब कंक्लूजन पे आऊँ बच्चों, तो कंक्लूजन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पूरे के पूरे प्लांट्स पे और उनकी लीव्स पे क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से होती है। और स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, लाइट पे डिपेंड करती है, डे टाइम पे डिपेंड करती है ना बच्चों। इसके अलावा हमने क्या देखा, टाइप्स देखे। हमने ये भी देखा कि स्टोमेटा अपर और लोअर सरफेस पे डिफरेंट पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में डिफरेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा और हमने इसमें क्या देखा कि डे टाइम में स्टोमेटा खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देख ली। चलिए, अब जब इतना पढ़ चुके हैं तो आपको लगता होगा कि हमें तो सब कुछ आ गया है। जब हमको सब कुछ आ जाता है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं, है ना। तो ऐसे मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए हैं, तो आप देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कि डे टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग द डे द प्लांट कीप्स देयर
मैं क्या कहना चाहती हूँ कि डे टाइम पे स्टोमेटा में क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि मैडम स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। आ गया ना आपको? तो ये देखिए स्टोमेटा ओपन इसका आंसर है। फिर अब मैं अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, द इनर साइड ऑफ गार्ड सेल इज़, तो इनर साइड ऑफ गार्ड सेल कैसा होता है? तो अब आप खुद ही देखिए, डायग्राम याद करिए, हमने क्या कहा था कि जब वो खुलता है तो इनर कैसा हो जाता है और जब वो बंद होता है तो फ्लैट हो जाता है। तो जब खुलता है तो इनर कैसा हो जाता है? कॉनकेव हो जाता है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द आउटर साइड ऑफ गार्ड सेल इज़, अगर अंदर का कॉनकेव है तो बाहर का कैसा होगा बच्चों? कॉन्वेक्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा इज़, कितने गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में? तो ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि सब्सिडरी सेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन गार्ड सेल्स कितने हैं? 2 ही हैं, जो क्या हैं? गार्ड करते हैं, मतलब ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं। तो ये अपने आप ही आ गया आपको, मुझे ऑब्जेक्टिव के आपको 4 ऑप्शंस भी नहीं देने पड़ रहे हैं, है ना। और अब लास्ट में अगर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जितने भी आयंस हैं जो कि पूरे फ्लो बैक करते हैं, ठीक है, गार्ड सेल से, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है डे टाइम पे? तो इसका आंसर है पोटेशियम आयंस। इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आयंस का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं श्री जैन दिवाकर की प्रोफेसर हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।